हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, यानी कहते हैं सीधी भाषा में साइंस के पूरे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है। और साइंस में जितने भी क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, उस सभी प्रश्नों को देख रहे हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और आप सभी अगर वीडियो में बने रहते हैं तो ये सभी प्रश्नों को करके अगर जाते हैं तो या से 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ठीक। और अपने आप में 80 में 5 से 6 नंबर एक वीडियो से मिल जाए, जो कि बहुत ही कम समय का है, तो आपको देख लेना चाहिए, पूरे अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए। ठीक है। क्योंकि एक एक नंबर आपके परसेंटेज को इंक्रीज कर सकता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? सभी विद्यार्थी जानते हैं कि यकृत से पित्तरस स्रावित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है हरित, पर्णहरित, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, सूर्य प्रकाश भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सभी जरूरी है। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अमीबा अपना भोजन कहाँ से कैसे पकड़ता है? तो याद रखेंगे, अमीबा जो है अपना भोजन कुटपातों के द्वारा फैला करके पकड़ता है। ठीक है। उम्मीद करते हैं ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो याद रखेंगे, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या इमाइलेज। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी लोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं लाइपेज होगा। क्या होगा? लाइपेज ऐसे एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सभी विद्यार्थी जानते हैं कि घेघा रोग होता है। मधुमेह किसके कारण होता है? सभी बताएंगे जल्दी से। तो मधुमेह जो होता है वो होता है आपका, बताएंगे किसके कारण होता है। ठीक है। स्कर्वी किसके कारण होता है? एड्स किसके कारण होता है? सारे क्वेश्चनों का आंसर जितना जानते हैं वो सभी लिखें कमेंट बॉक्स में, जिससे कि और भी बच्चों को इन्फॉर्मेशन पहुंचे। 2014 और 19 में पूछा गया कि कवक में पोषण की क्रिया कौन सी विधि से होती है? कवकों में जो होता है मृतजीवी विधि से पोषण की क्रिया होती है। ठीक है। यानी आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न के, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? कि एक कोशिका द्रव है। ग्लाइकोलाइसिस एक कोशिका द्रव है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखते हुए चलेंगे कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? ठीक है। आम का या हाइड्रीला या नागफनी या केनर? तो आज जानते हैं आप सभी, हाइड्रीला में जो होता है कि रंध्र की अनुपस्थिति होती है। रंध्रों के द्वारा क्या करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं। यानी गैसों का आदान प्रदान पौधों में किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा। ठीक है। किण्वन, किण्वन क्रिया पाई जाती है किस में पाई जाती है? तो ईस्ट में पाई जाती है। किण्वन किस में होता है दोस्तों? तो ईस्ट में। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ठीक है। तो ट्रेकिया जो है ना, याद रखेंगे, हाइड्रा का है, स्टारफिश का है, कॉकरोच का है। तो ट्रेकिया आप सभी जानते हैं, ट्रेकिया के द्वारा श्वसन मेढक करता है। और क्या करता है? तो याद रखेंगे, मेढक के अलावा क्या करता है? तो जो सुग्गा होता है, जिसको हम लोग राम जी का सुग्गा बोलते हैं, उसका नाम क्या है बताएंगे आप सभी? टिड्डा। ठीक है। और इसके साथ साथ कौन करता है? कॉकरोच करता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या है, कौन सा गैस श्वसन क्रिया को मुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, ग्रहण ऑक्सीजन होता है। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाहक होता है। रेड ब्लड सेल जो होता है आरबीसी, ऑक्सीजन वाहक होता है। ठीक है। आरबीसी का बताएंगे कि यह कितने दिनों तक जीवित रहता है किसी भी व्यक्ति के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, खुला परिसंचन तंत्र किस में पाया जाता है? तो याद रखेंगे, कॉकरोच में। कॉकरोच में घोंघा ऊँट किस में पाया जाता है? तो मुझे लगता है, या इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कॉकरोच। ये सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो याद रख लेंगे, रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है। इसके द्वारा होता है, देख लें क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। आगे यहाँ पे पढ़ते हैं भाई। तो अगला प्रश्न क्या है कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है? पौधों में गोंद भी उत्सर्जित होता है, ट्रेनिंग भी होता है, लेजिन। तो ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, इनमें सभी। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वृक्क का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन जो होता है ग्रीक का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखते चलेंगे।
मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि क्या होता है? न्यूरॉन होती है, सॉरी लंबी कोशिका पूछा है, लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन होता है, ठीक है। अब सभी को पता है कि न्यूरॉन को ही तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है, ठीक है। मस्तिष्क, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये 2024 में भी पूछा गया था। तो अनुमस्तिष्क इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि संतुलन और अनुरक्षण करता है। अगला क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी होता है? तो बताएंगे आप सभी। मस्तिष्क जो होता है उत्तरदायी होता है सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शारीरिक संतुलन, यानी सभी के लिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जितने भी प्रश्न है एग्जाम ओरिएंटेड है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? सीन जो है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी, इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इंसुलिन है, या थायरीन है, या एस्ट्रोजन है, या याद रखेंगे साइटोकाइनिन है। पादप हार्मोन में साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? लीवर होता है, यकृत। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पे प्रश्न देखते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? ठीक है, रासायनिक दूध किसे कहा जाता है जल्दी से बताएंगे। तो याद रखेंगे हार्मोनों को रासायनिक दूध कहा जाता है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन बताएंगे इंसुलिन। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पुरुष में नर प्रजनन अंग क्या है? तो याद रखेंगे पुंकेसर, ठीक है। और नर मादा अंग पूछे तो स्त्रीकेशन, ठीक है। अगले प्रश्न क्या है द्विखंडन द्वारा पैरामीशियम, अमीबा और लेशमेनिया जो है सभी क्या करते हैं? तो याद रखेंगे द्विखंडन के द्वारा अपने प्रजनन क्रिया करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो याद रखेंगे पुष्प में। किसमें पाया जाता है? पुष्प में। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हुए चलेंगे। हाइड्रा में प्रजनन की विधि को क्या कहते हैं? तो हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि होती है, कौन सी विधि होती है बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 है कायिक परिवर्तन, बीजाणु समाधान, मुकुलन या विखंडन। तो सभी जानते हैं मुकुलन द्वारा करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अलैंगिक। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा? तो ईस्ट के द्वारा होता है, ठीक है। मुकुलन के द्वारा कौन करता है प्रजनन? तो याद रखेंगे ईस्ट, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। परागकोश, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, ऑप्शन डी। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, कहाँ होता है? तो याद रखेंगे पुष्पी पौधों में फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फूलों के द्वारा। आगे पढ़ते हैं कि अंडाणु निषेचन होकर के फैलोपियन नलिकाओं में प्रवेश करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अंडाशय है, गर्भाशय है और डिम्बवाहिनी है, यानी शुक्रवाहिका जो है यह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एंड्रोजन है नर लैंगिक हार्मोन है, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी है? केंचुआ एक उभयलिंगी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, कहाँ होता है? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नरयुग्मक है? नरयुग्मक शुक्राणु है, ऑप्शन ए किस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा? मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो याद रखेंगे मटर के पौधे का क्या किया था? उपयोग किया था। चलिए बताते हुए चलेंगे कि 40 क्वेश्चनों में आपका कितना आंसर सही हुआ, ठीक है। जल्दी से कमेंट करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्त्रियों के लिंगसूत्र का युग्मक होता है, याद रखेंगे XX, और पुरुष का क्या होता है? XY, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बताते चलेंगे। निम्न में से कौन सा एक अवशोषी अंग है? तो याद रखेंगे क्या है? रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, या कान है, या नाक है, या अपेंडिक्स है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे तो याद रखेंगे अपेंडिक्स जो होता है, ऑप्शन डी इसका अवशोषी अंग होता है, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था, लगातार याद देख रहे हैं कितनी बार पूछ लिया, ठीक है। आगे द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जो है डार्विन की एक पुस्तक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ जो है एक उभयलिंगी जंतु है। कौन सा जंतु है? उभयलिंगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आइए
ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है, कहाँ पनपता है? तो याद रखें किन कारण पनपता है? तो आयोडीन की कमी से पनपता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ से स्टार्ट होता है फिजिक्स, यहाँ से अब स्टार्ट होता है फिजिक्स। बायोलॉजी को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से फिजिक्स। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है देखेंगे। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें जो होती हैं सीधी रेखा में गमन करती हैं। प्रकाश की किरणों को अनुप्रस्थ तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है, कांच में कम होती है। ठीक है, आगे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इस बात को। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन से? पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया फिल्म तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या होता है? आपतन कोण I, परावर्तन कोण R के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखें काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है बताएंगे। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा अवर्धित। जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा बनेगा। ठीक है, और उल्टा बनेगा अवर्धित बनेगा। उल्टा ऑप्शन भी उल्टा या सीधा हर्षित या इनमें से कोई नहीं, तो याद रखेंगे सीधा अवर्धित। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दर्पण सूत्र। याद रख लेना, दर्पण सूत्र जो होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। याद रखेंगे, अवतल दर्पण 2024 में पूछा है, तो इस बार हो सकता है उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र पूछ ले, तो याद रख लेना है कि दर्पण सूत्र को करके जाना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को आता होगा, अगर नहीं आता है तो बोलिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और सभी क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा रहा है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सभी को पता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे बढ़ते हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें कुछ बातें बता देता हूँ। एक गाड़ी है, यहाँ पे एक लाइट होता है। ठीक है, दूसरे कलर से करता हूँ। एक दर्पण यहाँ लगा रहता है और इसके सामने एक हेडलाइट होता है। तो हेडलाइट में व्यवहार जो किया जाता है वो रहता है अवतल दर्पण। अगर बात करें कि साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार एक बात करें, गाड़ी किस पे चलती है? तो एक सड़क पे चलती है। ठीक है, सड़क के बीचों बीच यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट होता है। क्या होता है? स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट आप सभी ने देखा होगा, ऐसे करके होता है। तो पूछा जाएगा इसमें किसका परावर्तक सतह, इस स्ट्रीट लाइट में किस परावर्तक सतह का क्या किया जाता है? व्यवहार किया जाता है। तो याद रखेंगे स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं याद रखेंगे। साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर बोला जाए तो याद रखेंगे साइड मिरर में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया क्या। अवतल दर्पण का और कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? डॉक्टरों द्वारा रोगियों का गला कान नाक देखने में किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को। और हजामती दर्पण यानी दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है आप सभी रीजन कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बताते हुए चलेंगे। किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। यहाँ से कुछ नहीं पूछा है, आवर्धन का एसआई मात्रक। मैंने आवर्धन का एसआई मात्रक बताया था कि मात्रक विहीन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? चलिए जल्दी बताएंगे, लेंस की मुख्य फोकस कितने होते हैं? तो लेंस के मुख्य फोकस जो होते हैं वो होते हैं 2। कितने होते हैं? 2, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है जल्दी बताएंगे। अवतल लेंस का आवर्धन m के बराबर होता है, तो यहाँ पे यार सभी लोग जानते हैं v/u होता है, v/u। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किसी माध्यम में का अपवर्तनांक म्यू है, तो याद रखना साइन I बराबर साइन R होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया था। निम्न में से कौन सा लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक है? तो याद रखेंगे डायोप्टर होता है, या इसी को मीटर पर सेकेंड ऐसे देते, पर मीटर दे देता है। डायोप्टर बराबर होता है पर मीटर के, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हुए चलेंगे। 12 नंबर, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। लेंस बोले या दर्पण बोले, उत्तल की धनात्मक और अवतल की ऋणात्मक फोकस दूरी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है वो कहलाता है? जल्दी से बताएंगे, सघन कहलाता है या विरल कहलाता है? हवा,
जल, शीशा या हीरा, किसमें प्रकाश की चाल जो होगी सबसे अधिक होगी। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देंगे। तो सभी जानते हैं कि हवा में सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछ रहा है। तो मिट्टी का प्रयुक्त नहीं होता है, लेंस जल का होता है, कांच का होता है, प्लास्टिक का बनाने में प्रयोग किया जाता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे, ना कि जल लगा करके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो सभी को पता है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पे बनता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निकट दृष्टि दोष, सॉरी दोस्तों, एक सेकंड, शांति बनाए रखेंगे, थोड़ा सा गलती हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे थे। निकट दृष्टि दोष में दूर करने के लिए चश्मे में किसका प्रयोग किया जाता है। आप सभी याद रखेंगे 2 3 और 3 4। कहना क्या चाहता हूँ, 2 यानी 2 अक्षरों का दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल दर्पण, ठीक है, जो कि 3 अक्षरों का होता है। और 3 से क्या होता है, निकट यानी 3, 3 का 4 यानी 4 यानी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी विद्यार्थी को बात समझ में आ रही होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो सभी को पता है कि प्रिज्म का उपयोग होता है। जब भी किसी प्रिज्म के, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिज्म के टोटल कितने सतह होते हैं, तो आप सभी को पता होगा प्रिज्म के टोटल 5 सतह होते हैं। कितने होते हैं, 5। ठीक है, जब भी प्रिज्म के श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। सबसे नीचे जो होता है बैगनी रंग होता है, ऊपर जो होता है रेड रंग होता है। तो सबसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है किस रंग का सबसे ज़्यादा झुकाव होता है। तो याद रखेंगे बैगनी रंग का। किस रंग का सबसे ज़्यादा झुकाव नहीं होता है, तो लाल रंग का। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका झुकाव कम होता है, जिसका कम होता है उसका झुकाव अधिक होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखते हुए चलेंगे। स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। अभी बताया था बैगनी रंग का। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल में किस वर्ण का अधिक परिकीर्णन होता है। तो याद रखेंगे नीले रंग का परिकीर्णन होता है, इसी कारण वायुमंडल नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। सभी बताएंगे आवेश, विद्युत आवेश यानी कूलम होता है। क्या होता है, कूलम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 माइक्रो एम्पियर का तुल्य विद्युत धारा होगा, किसके बराबर होगा। याद रखेंगे 10 के पावर 6 एम्पियर के बराबर होगा। ठीक है, माइक्रो का मतलब ही होता है 10 के पावर -6। धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो एमीटर का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, विभवांतर का SI मात्रक, विभव में 2 विभवों के बीच अंतर मापन को क्या कहते हैं, विभवांतर, जिसका SI मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। वाट बताएंगे किसका SI मात्रक होता है, जल्दी से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। 1 जूल 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो जूल पर गुलाम के बराबर होता है, यानी जूल पर गुलाम जो होता है वो वोल्ट के बराबर होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक। अब आगे प्रश्न क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी कुंडली की प्रतिरोधकता ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, R बराबर VI कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि विद्युत बल्ब के तंतु में किसका प्रयोग किया जाता है, तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। क्यों, टंगस्टन का जो होता है प्रतिरोधकता अधिक होता है और इसका गलनांक कम होता है, इसी कारण इसका टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पर किसी चालक के प्रतिरोधकता का SI मात्रक, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओमीटर होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोध का SI मात्रक, अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ रही होगी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। विद्युत शक्ति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक अभी आप लोगों से पूछा था, क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं यहाँ तक 29 क्वेश्चन आप लोगों से अच्छे से बने होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोवाट में निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। ये सभी के सभी क्लास में कराए हुए प्रश्न है। 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न क्या है, किसी बताएंगे पहले 30 प्रश्न में कितने प्रश्न आपके बने। ठीक है,
बताएंगे 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने बहुत सारे प्रश्न को सही किया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो आई बराबर आई आर स्क्वायर। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आज की क्लास को यहीं पे स्थगित करते हैं और यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं जितने भी वीवीआई क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सभी को आपने अच्छे तरीके से किया होगा। इसी में से 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ जाएंगे, रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हम आगे अगले सेशन के लिए तैयार रहें, क्योंकि कल के दिन हम लोग बहुत ही बेहतरीन एक क्लास रखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यह कल का क्लास जिसमें हम लोग संपूर्ण एसएसटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कर लेंगे, और संपूर्ण एसएसटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो कल सुबह 5 बजे सुबह में लाइव जुड़ेंगे। ठीक है, 5 बजे सुबह में लाइव जुड़ेंगे और हम लोग पूरे एसएसटी के क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद। आइए।